साथियों नमस्कार। साथियों, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थात यूएसए ने धमकी दे दी है कि ईरान में रह रहे जितने भी यूएस के नागरिक हैं जितना जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दें। ईरान को यूएस की नेवी ने कई जगहों से घेर लिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूएस किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस ने इस तरह का कोई हमला किया या इस तरह की कोई भी हरकत करी जिसमें ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी या ईरान पर नेवी से अटैक किया तो यूएस एक रीजनल वॉर देखेगा। वहीं जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं या ईरान के अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब इस बात की चिंता जता रहे हैं कि यूएस अटैक ना कर दे ईरान पर, क्योंकि अगर यूएस ने अटैक कर दिया तो आस पड़ोस में इतनी खलबली मच जाएगी कि तेल के टैंकर जो सप्लाई किए जाते हैं उसमें बाधा आ जाएगी और इससे सभी का बिजनेस प्रभावित होगा। अर्थात ईरान में कुछ तो होने जा रहा है और ट्रंप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं उनको देख करके लग रहा है कि ट्रंप ने मन बना लिया है कि अगला नंबर ईरान का है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के ऊपर क्या यूएस डायरेक्ट बॉम्बिंग करेगा? तो देखो, डायरेक्ट बॉम्बिंग करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। यूएस ने ईरान पर दबाव बनाया है कि आप हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लीजिए या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दीजिए। ईरान उसमें तैयार नहीं है। न्यूक्लियर डील का मतलब है न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना। ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। उधर ट्रंप 2-4 बॉम्ब गिरा के काम चला दें, उससे होना नहीं है। यूएसए के पास अभी इतना फंड नहीं है कि वो ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म वॉर को अफोर्ड कर पाए। और यूएस ईरान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस भी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में डिस्टरबेंस हो गया तो यहाँ से जो तेल सप्लाई होता है, टैंकर्स में जो तेल जाता है, ईरान उनको बाधित कर सकता है, जिससे कि इनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा और तेल भी महंगा हो जाएगा। अब आप एक चीज़ पर गौर करिए, ईरान के कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं यमन में है इनका हूथी ग्रुप, लेबनान में है हिजबुल्ला, इसराइल में फ़िलिस्तीन में हमास है। हमास डायरेक्टली ईरान के ग्रुप नहीं है, लेकिन ईरान उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इस तरह से ईरान ने अपने कई सारे ग्रुप्स यहाँ पर फैला रखे हैं और ईरान उन्हीं के दम पर धमकी देता है कि अगर यूएस ने किसी भी तरह का अटैक किया तो हम रीजनल अनस्टेबिलिटी पैदा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में यूएस करेगा क्या? और यूएस की नेवी ने जिस तरह से ईरान को घेरा है, देखिए यूएस की जितनी भी ट्रूप्स हैं अलग अलग देशों में, वो सब ईरान के लिए तैयार बैठी हैं। यूएस की नेवी बिल्कुल ईरान के नज़दीक आकर के खड़ी हो गई है, जितने भी इनके वॉरशिप्स हैं। ठीक है जी। ऐसी स्थिति में यूएस क्या करेगा? वेनेजुला के केस में याद कीजिए, यूएस ने 2 महीने तक वेनेजुला को ऐसे ही घेर के रखा था और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाए। तो क्या ईरान के खमनाई को इस तरह से उठा लिया जाएगा? पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं कि इतना आसान नहीं है। तो क्या होगा? खमनेई को मार दिया जाएगा? मे बी, लेकिन उससे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है खमनेई यहाँ से रूस चले जाएं और रूस उनको पनाह दे दे। ईरान में तख्ता पलट होना है, यूएस करके मानेगा। और ईरान में जिस तरह की डिस्टर्बेंस, जिस तरह की इंस्टेबिलिटी इस वक्त आई हुई है, इससे बेहतर मौका यूएस को या इजराइल को मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएस ऐसी स्थिति में ईरान में कुछ कर सके। अब कुछ चीज़ों को इंटरलिंक करके देखिए, आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगी आसानी से। देखिए, यूएस ने घोषणा करी कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इधर इंडिया से यूएस की डील होने वाली है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एकदम से जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और दे दनादन ब्लास्ट किए जा रहे हैं। इधर ईरान को घेरने का प्रोग्राम यूएस ने बना लिया है और घेर भी लिया है। और इधर एक खबर और आ रही है कि बांग्लादेश ने या मोहम्मद यूसुफ ने यूएस के साथ एक सीक्रेट डील करने का भी निर्णय लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील होने जा रही है उसमें और बलूचिस्तान में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इन दोनों में एक संबंध है। अब जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान अगर अलग होता है तो उसका और ईरान का भी संबंध होगा, क्योंकि सीधे बॉर्डर बनाता है। और इंडिया ने जिस तरह से यूएस के साथ ट्रेड डील करने का निर्णय लिया है उससे बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश में चुनाव भी है तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी प्रतिक्रिया आएगी। और बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर बनाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ हलचल होगी। इन सब जगह एक साथ हलचल हो रही है। आप देखिए कैसे।
मैंने इंडिया पाकिस्तान में, या आप कहें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस तरह से हलचल हो रही है पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। ईरान को यूएस ने घेर लिया है। यूएस इमीडिएट अटैक कर देगा ऐसा लगता नहीं है। यूएस शायद मजबूर करेगा खमेनी को कि तुम यहाँ से अब निकल जाओ और रशिया भागो, यही एक पॉसिबिलिटी लगती है। अन्यथा ये होगा कि खमेनी मारे जा सकते हैं, लेकिन मारे जाने की संभावना कम लगती है, भाग जाने की ज़्यादा लगती है, और यूएस उठा के ले आएगा इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो ईरान का क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ईरान के पास ताकत क्या है, छोटे छोटे ग्रुप से इस जगह इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना कि यहाँ का तेल कहीं पहुँच ही ना पाए, और यहाँ का तेल अगर फंस गया, किसी डिस्टर्बेंस में अड़ गया या किसी तरह का डिसरप्शन आया तो दुनिया की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, यूएस की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईरान का एक एंगल मैंने आपको बता दिया कि ईरान की ताकत क्या है और यूएस क्या क्या कर सकता है। अब आइए बांग्लादेश पर। देखिए साहब, बांग्लादेश में अभी जो खबर चल रही है वो ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूसुफ ने मन बनाया है कि हम यूएस के साथ एक सीक्रेट डील करते हैं जिससे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता रहे। इस समय भारत पर जो यूएस के टैरिफ लगे हुए हैं वो 18% है, बांग्लादेश पर जो लगे हैं वो 20% है। इसका मतलब भारत से कोई कपड़ा अगर यूएस जाता है तो 118 रुपये का बिकेगा, और बांग्लादेश से जाता है तो 120 रुपये का बिकेगा, या $120 का बिकेगा। $2 का फ़र्क है, और ये अच्छा खासा फ़र्क होता है। बांग्लादेश का मोहम्मद यूसुफ ये चाहता है कि अभी 11-12 फरवरी को जो चुनाव है बांग्लादेश में, उससे पहले यूएस के साथ एक ऐसी डील कर ली जाए जिसमें बांग्लादेश के टेक्सटाइल को या कपड़ों को एक छूट मिल जाए टैरिफ में, 15% तक आ जाए, यानी भारत से सस्ता हो जाए कपड़ा, जिससे कि वो इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर सके बांग्लादेश में और बता सके कि देखो मैंने इस मामले में भारत को मात दे दी। और यूएस इस चीज़ पर विचार भी कर रहा है। आप अगर गौर करें तो बांग्लादेश पर यूएस ने जो टैरिफ लगाए थे पिछले साल अप्रैल में, वो 37% टैरिफ लगाए थे, जिनको जुलाई में 35% कर दिया था। पहले 37 लगाए थे अप्रैल में, जुलाई में 35% कर दिया था, और अगस्त में 20% कर दिया था। तो बांग्लादेश पर अभी 20% टैरिफ लगे हुए हैं। ये मोहम्मद यूनुस चाहता है कि ये 15% हो जाए। यूएस के मन में भी है कि चलो कर देते हैं 15%। क्यों मन में है? क्योंकि बांग्लादेश का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का। दुनिया में टेक्सटाइल कपड़ा एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना नंबर 1 है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है। अगर भारत जो ट्रेड डील यूएस से कर रहा है, ये ट्रेड डील हो जाती है, और जैसे कि भारत पर टैरिफ 18% कर दिए हैं, इसके बाद भारत का टेक्सटाइल दुनिया में ज़्यादा बिकेगा, यूएस में ज़्यादा बिकेगा, यूरोप में भी ज़्यादा बिक रहा होगा। यूरोप से हम ट्रेड डील कर चुके हैं। पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था तो उसका बाजार भी ठप्प पड़ गया। तो जो बाजार पहले बांग्लादेश ने एक्वायर कर रखा था वो भारत एक्वायर कर लेगा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत एक्वायर न कर पाए, बांग्लादेश की जो सांसें टिकी हुई हैं टेक्सटाइल उद्योग पर वो टिकी रहें और बांग्लादेश चलता रहे। इसलिए मोहम्मद यूनुस चाहता है कि बांग्लादेश यूएस के साथ एक सीक्रेट डील कर ले जिसमें टेक्सटाइल का पोर्शन ऐसा हो जिसमें 15% तक टैरिफ आ जाए। यूएस मन भी बना रहा है, बदले में यूएस भी तो कुछ चाहेगा। क्या चाहेगा? बांग्लादेश पर और है क्या देने के लिए? याद कीजिए, शेख हसीना का तख्ता पलट क्यों हुआ था? शेख हसीना का तख्ता पलट इसलिए हुआ था क्योंकि यूएस या जो बाइडेन की सरकार उस समय चाहती थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि बांग्लादेश का है, उस पर यूएस को बेस मिल जाए। चेक करें, ये बांग्लादेश का मैप है, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। ये सेंट मार्टिन आइलैंड पर यूएस आना चाहता था। शेख हसीना फेवर में नहीं थी, फलस्वरूप तख्ता पलट हो गया। ट्रंप आए, ट्रंप तो खुलेआम कहते हैं ग्रीनलैंड चाहिए, वेनेजुला हमारा है, उसके ऑयल रिजर्व्स हमारे हैं, कनाडा हमारा 51 स्टेट है, मैक्सिको को धमका रहे हैं, कोलंबिया को धमका रहे हैं, ब्राज़ील को धमका रहे हैं। तो सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है उनके लिए? अब जाहिर सी बात है यूएस की नज़र इस पर होगी। ये बात हम भी जानते होंगे कि यूएस इस पर आना चाहता है। अगर यूएस यहाँ आ गया तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? भारत को है। खतरे को वो कोई अटैक नहीं करेगा, बट हाँ, हम नहीं चाहते कि यूएस इस क्षेत्र में आए। तो यूएस, मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, नहीं आ पाएगा इस क्षेत्र में, नहीं आएगा। एक भूमिका बनाई जा रही है, यूएस इस क्षेत्र में ना आए उसके लिए हम ऐसा क्या कर दें जो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए बन जाए और यूएस ना आए। उसके लिए या तो हम ये त्रिपुरा के क्षेत्र को इतना बड़ा कर दें
या फिर हम कुछ ऐसा करें कि ये पूरा क्षेत्र अपने में ले लें। अगर ये पूरा क्षेत्र हमें मिल जाता है, जो इसकी दूसरी चिकन नेक है बांग्लादेश की, एक चिकन नेक इसकी ये है, एक चिकन नेक इसकी ये है। अगर बांग्लादेश एक चिकन नेक, आप समझ रहे हैं, ये वाली ये, अगर बांग्लादेश की चिकन नेक, ये तो हम खैर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा कर ही लेंगे, अगर हम इसको भी अपने लपेटे में ले लेते हैं तो यूएस यहाँ नहीं आएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं अब अगली घटना क्या होने वाली है जियोपॉलिटिक्स में। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ट्रेड डील होगी, इधर बलूचिस्तान में भी कुछ हो रहा होगा, ईरान में भी कुछ हो रहा होगा, इन दोनों के सब बाद में आप इधर देखोगे इधर कुछ होगा, और इधर कुछ होने की सारी सेटिंग पहले कर ली गई है। आसाम में एनआरसी कर दी गई है, मणिपुर में नए सीएम बना दिए गए हैं, 3 दिन पहले की बात है। मिजोरम सेट है पहले से, आपको पता है मणिपुर और मिजोरम में जो राज्यपाल हैं, मिजोरम में राज्यपाल भेजे गए हैं जनरल वीके सिंह साहब, याद कीजिए जनरल वीके सिंह राज्यपाल है मिजोरम के, और मणिपुर में जो राज्यपाल हैं वो अमित शाह के राइट हैंड हुआ करते थे, उनको भेजा गया है जो होम सेक्रेटरी थे एक ज़माने में। तो यहाँ पर नया सीएम बैठा दिया गया है। यहाँ वीके सिंह साहब ने म्यांमार के साथ सेटिंग करवा दी है यहाँ के सीएम की, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता रखा है। बचा नागालैंड, नागालैंड के साथ कल डील हो गई है, चेक करें, ये कल की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट एंड ENPO साइन एग्रीमेंट टू फॉर्म FNTA, ये कल शाम रात की खबर है। ये ENPO क्या है? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एग्रीमेंट किया है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। नागालैंड की 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ये चाहती थी कि हमारी अपनी एक अथॉरिटी बन जाए, जिससे हम अपने इन 6 डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से इनका डेवलपमेंट करा सकें, क्योंकि यहाँ की समस्याएं अपनी अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, और यहाँ के मुद्दों को राज्य सरकार नहीं समझ पा रही है, ना केंद्र सरकार समझ पा रही है। तो यहाँ पर बहुत ही रीजनल लेवल की अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो इन मुद्दों को सुलझाए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अन्य अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। तो इस बात को लेकर के लंबे समय से एक टसल चल रहा था केंद्र सरकार में, नागालैंड की सरकार में और इन अथॉरिटी ये ग्रुप्स में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ENPO में। कल इन सब में सुलह करा करके इनको कुछ अधिकार दे दिए गए हैं। कह दिया गया है कि लगभग इन 34 से 40 ऐसे कुछ है, आंकड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, इन मुद्दों पर ये जो अथॉरिटी है ये अपने हिसाब से काम कर सकती है, टैक्स वसूल सकती है, सड़कें बनवा सकती है, जंगलों का ख्याल रख सकती है। जितने भी लोग ट्राइबल लोग हैं, जितने भी, ये लगभग 6-7 ट्राइब्स का एक संगठन है। तो इन ट्राइब्स का डेवलपमेंट कैसे होना है और इस तरह से डेवलपमेंट हो कि नागालैंड का भी डेवलपमेंट हो जाए और ट्राइब्स को नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेगी ये अथॉरिटी। तो इस पर किस तरह से सहमति बनाई जाए, बहुत दिनों से संघर्ष हो रहा था, जो कल फाइनली सेटल कर दिया गया है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी समस्याएं आ रही थी उन सबको, और मेघालय में 2 साल पहले कर दिया गया था, यहाँ पर हर जगह की जितनी भी समस्याएं थी सबको सेट कर दिया गया है। आप गौर कीजिए, चीज़ें इत्तेफाक नहीं होती कि 2 दिन पहले मणिपुर का सीएम तय किया गया है और कल नागालैंड की समस्या सॉल्व कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश का आपको पता ही है, बहुत दिन पहले कर दिया गया था, यहाँ से स्ट्राइक कराई गई थी म्यांमार में उन ग्रुप्स पर जो अरुणाचल प्रदेश में अस्थिरता पैदा करना चाह रही थी। तो भारत सरकार क्यों इतनी आतुर है इस पूरे रीजन को सेट करने में कि यहाँ कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ कल को कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि हम यहाँ पर अपना चौड़ीकरण कर रहे हो तो ये कुछ हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए पहले इनको सेट करो। समझ रहे हैं आप जियोपॉलिटिक्स अब कहाँ जा रही है? जियोपॉलिटिक्स अब वहाँ जा रही है कि हर जगह की रीजनल पावर्स अपने अपने हिसाब से अपने आप को तय करेंगी। भारत बोलेगा कि भाई ये पूरा क्षेत्र हमारा है, ये बे ऑफ बंगाल जो बांग्लादेश का था उनका है, ये भी हमारा अथॉरिटी में है, ये अरेबियन सी हमारे अथॉरिटी में है, बलूचिस्तान हमने आज़ाद करा दिया है जो हमारे ही पक्ष में है, ठीक है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, UAE अपनी तरफ है, इन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हमारी डील होने ही वाली है, यहाँ सोमालीलैंड बन चुका है तो इजराइल आ चुका है, US अपने क्षेत्र में उलझा रहे, हमें US से मतलब नहीं है, चाइना अपने क्षेत्र में उलझा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, तुम अपना यूक्रेन ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये समझ जाओ आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिक्स है वो हर क्षेत्र में अपने अपने एक बॉस के अंडर में चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्षेत्र भारत का हो और यहाँ पर US एक बॉस बन के कोने पर बैठा हो, ये नहीं हो सकता। ये है कहानी। आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह से जियोपॉलिटिक्स को लिंक कर रहा हूँ? तो ईरान पर मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा, अभी संघर्ष चलेगा यहाँ ईरान में, बलूचिस्तान में भी संघर्ष चलेगा अभी।
और बांग्लादेश में भी चुनाव होने दो, उसके बाद देखते हैं। जहाँ तक है जमाते इस्लामी किसी न किसी तरह से सत्ता में कोई ना कोई रोल जरूर निभाएगी। पूरी तरह से तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी, लेकिन हाँ एक समर्थन जरूर देगी किसी न किसी सत्ताधारी पार्टी को। उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी निपटा जाएगा। ये पूरी कहानी है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, आप लोग हमारी जीके की किताब को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा प्यार दीजिए जिससे हम और किताबें तैयार करें। किताब परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से मंगा सकते हैं। नमस्कार।